पर स्टडी कर रहे हैं, विधि विशेषज्ञों से राय मशविरा लिया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की आधी आबादी ही नहीं अनुज, ये तो उत्तराखंड की बैकबोन यहाँ की महिलाएं हैं और राज्य सरकार कोई उन पे कृपा नहीं कर रही थी, उनका हक दे रही थी, क्योंकि उत्तराखंड की महिलाओं का स्ट्रगल हर कोई जानता है और अगर राज्य के लिए संघर्ष किया है, राज्य को आगे जाने में उनका अहम योगदान है, तो इतना हक तो उनका बनता है। तो ऐसे में राज्य आंदोलनकारी भी एग्रेसिव है। अब सरकार के रुख पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि सरकार आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की पैरवी होगी। अनुज, ज्योत्सना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण बेहद ज़रूरी है और ख़ास तौर पर उत्तराखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण विशेष तौर पर इसलिए ज़रूरी है कि बेहद संघर्षमय उनका जीवन होता है। आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, भौगोलिक विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को जीती हैं, ऐसे में उनको प्राथमिकता मिलनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन यदि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण देकर हम राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता देते हैं, तो ये तर्क संगत कहीं से नहीं दिखाई देता, क्योंकि राज्य को बने 22 साल हो गए। जिन महिलाओं ने उस वक्त राज्य के गठन के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया था, ना जाने कितने ही महिलाओं ने अपने घर बार छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए थे। इन 22 सालों में उनकी एज ओवर हो चुकी है। जाहिर तौर पर वो सरकारी नौकरी के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा होती है वो सीमा को पार कर चुकी हैं। लिहाजा आप किन महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं? जाहिर तौर पर यदि आप वाकई राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करना चाहते हैं, तो इन 22 सालों में आप पूरी तरह से राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण ही नहीं कर पाए हैं कि कौन आंदोलनकारी है और कौन नहीं है। फिर आरक्षण देकर आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? देखिए अनुज, दो तरीके के आरक्षण राज्य सरकार ने दिए हैं और राज्य सरकार की मंशा पर इसलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं, चाहे राज्य आंदोलनकारियों की बात करें या महिलाओं की बात करें। जैसे मैंने आपको बताया कि 2001 में ही जब तत्कालीन यहाँ पर अंतरिम सरकार थी, उसमें ही नीतिगत फैसला था ये सरकार का कि राज्य की महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में, ये 36 आरक्षण होगा। तब से ये चला आ रहा था। 2006 में जब राज्य आंदोलनकारियों ने कहा, क्योंकि बहुत सारे युवा, आप जानते हैं कि युवा और महिलाओं ने ही राज्य आंदोलन को आगे किया और लड़ाई लड़ी, शहादत भी उन्होंने दी, संघर्ष भी उन्होंने किया, जेल भी गए, लाठी डंडे भी खाए। तो जब ये तय हुआ कि राज्य आंदोलनकारी जिनकी एज हो रही है या पढ़ाई बीच में छूट गई है, तो उनको कुछ रियायत दी जाए, तो उनके लिए ये नौकरी थी। आज जो 10% आरक्षण वाली बात हो रही है, केवल उन अभ्यर्थियों की नौकरी को बरकरार रखने के लिए इस आरक्षण बिल की जरूरत हो रही है, जो ऑलरेडी लग चुके हैं और इनकी संख्या लगभग जो हमारी जानकारी में है 700 के लगभग है, जो अलग अलग जगह लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, ये क्लास 4 क्लास 3 तक की पोस्ट है, क्लास 2 की भी कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि राज्य ने अपने अंतर्गत वाली सीट में इनको 10% आरक्षण दिया था। ये विषय एकदम अलग हो गया, क्योंकि अब नया कोई कैंडिडेट नहीं होगा आरक्षण में, लेकिन जो नौकरी में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। दूसरा विषय महिलाओं का आ जाता है। बिल्कुल, महिलाओं को आरक्षण देकर सरकार की एहसान नहीं कर रही है, महिलाओं का हक था, उन्होंने इस राज्य की लड़ाई भी लड़ी, इस लड़ाई की बैकबोन है वो उन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, आर्थिक तौर पर कहें, आज सामाजिक तौर पर कहें, सांस्कृतिक तौर पर कहें, अगर उत्तराखंड को मजबूती से खड़ा करने में किसी का अहम योगदान है तो यहाँ की महिलाओं का है, क्योंकि मैक्सिमम पुरुष रोजगार की तलाश में प्रदेश से बाहर चले जाते हैं। आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि पैसा अकाउंट में ही आता है, बाहर से आता है, लेकिन उसको महिलाएं, बच्चों को पालने का काम महिलाएं करती हैं, खुद को सशक्त करती हैं। उत्तराखंड सरकारों ने बहुत अच्छे फैसले भी लिए हैं महिलाओं को लेकर। उत्तराखंड देश के पहले राज्य में शामिल था जहां 50% पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था। उसके पीछे मकसद यही था कि महिलाएं राजनीतिक तौर पर भी सशक्त हों, और उससे बड़ी बात है कि महिलाओं की सोच बहुत शानदार होती है। वो जानती हैं कि गाँव की परेशानी क्या है, मेरे क्षेत्र की परेशानी क्या है, इसमें प्राथमिकता किस काम को दी जानी चाहिए। अब वो प्रयोग उत्तराखंड में सफल भी हुआ है, क्योंकि 50% यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि महिलाएं हैं। ऐसे में 30% आरक्षण मिल रहा था, जिसमें पढ़ी लिखी जो यहाँ की महिलाएं कहें या कहें युवा जो थी, छात्राएं थी, वो उसका फायदा लेती थी राज्य स्तरीय नौकरी में। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा कह सकते हैं कि दिक्कत हुई है, और इसके पीछे रीजन भी है। आप जानते हैं कि पहाड़ में कोचिंग
सेंटर इस तरीके से नहीं होते हैं। पहाड़ में 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर आप इंटर और डिग्री की पेपर देने जाते हैं या इस पढ़ाई करने जाते हैं, बहुत कष्टमय चीज़ें होती हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई थी कि सबको समान मौका मिले। महिलाएं पीछे अगर रह गई हैं तो उनको भी समाज की और सरकार की मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन अब सवाल यही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से अपनी पैरवी करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में तो मजबूत पैरवी नहीं हो पाई, जिसके कारण हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण के विरोध में गया है। अब ये सबकी टकटकी लगी हुई है और बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि महिलाओं का तो राइट भी है उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड कोई अलग स्टेट नहीं है कि जो महिलाओं को आगे करने के लिए इस तरीके का रिजर्वेशन देता हो। कई अन्य प्रदेशों ने कोशिश की है, हालांकि कुछ प्रदेशों ने टाइम बॉन्ड की है कि 10 साल तक दिया, 20 साल तक दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका कहीं भी राज्य सरकार ने कह सकते हैं कि उल्लंघन नहीं किया। रिजर्वेशन उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। जी, जाहिर तौर पर एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा ये भी है, जैसा कि आपने बताया है कि 2015 में विधानसभा से पारित कर एक कानून बनने के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। हालांकि राज्यपाल के पास एक विशेषाधिकार होता है जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि वो कब तक उस जो आपने बिल भेजा है कब तक उस पर साइन करे। लेकिन क्या इसके पीछे कारण बताया गया है कि 2015 में भेजा गया बिल 1 सितंबर 2022 तक अब तक साइन होकर वापस क्यों नहीं आया, और अब इसी सरकार को कहना पड़ रहा है कि हमें बिल वापस दीजिए, हम उसमें संशोधन करेंगे, हम दोबारा भेजेंगे। और इस बात की क्या गारंटी है कि जब इन 7 सालों में उस पर साइन नहीं हुए आप संशोधित करके भेजेंगे। जाहिर तौर पर सारा जो राइट है वो कैबिनेट के पास होता है। तो राज्यपाल ने मेरे ख्याल से बहुत देश के अंदर बहुत ही रेयर ऐसे मामले रहे होंगे जब किसी बिल को कैबिनेट ने पास करके भेजा और राज्यपाल या राष्ट्रपति ने उस पर अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। आपने बहुत सही बात कही। देखिए, ये राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला है। जैसे आप भी कह रहे थे कि आंदोलनकारी ओवर एज हो चुके होंगे। आप सोचिए अगर कोई आंदोलनकारी 15 में इस दायरे में आया भी होगा जिसकी उम्र रही होगी, तो 15 से 22 7 साल गुजर गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके एक विधेयक पास करवाया था आरक्षण को कंटिन्यू करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि एक कवर अप करना था उन अभ्यर्थियों को जो इस कोटे से नौकरी कर रहे थे। उसके बाद फिर जब हाईकोर्ट ने आरक्षण की बहाली पर रोक लगा दी तो तब ये कदम उठाना पड़ा। तब भी इसमें तकनीकी कई बिंदु थे। राज्यपाल ने आगाह भी किया, लेकिन सरकारें उस समय चेती नहीं। हरीश रावत की सरकार 2017 में चली गई। 16 के बाद तो बवंडर ही हो गया था, आप जानते हैं। कभी उनकी सरकार गिर गई, कभी रिस्टोर हो गई, कभी राष्ट्रपति शासन लग गया, और इस तरफ ध्यान सरकारों ने बहुत गंभीरता से लिया नहीं। उसके बाद त्रिवेंद्र रावत सरकार आई, तब भी ये गफलत की स्थिति बनी रही। बार बार रायशुमारी होती रही, बार बार चर्चा होती रही, लेकिन वो चर्चा तक ही सीमित रहा। जब पुष्कर सिंह धामी अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने, उनसे राज्य आंदोलनकारियों के डेलीगेशन ने बात की, उनसे विचार विमर्श किया, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल वो इस मामले में बात करेंगे। फिर कैबिनेट से एक प्रस्ताव गया राज्यपाल को कि हमें वो आप विधेयक वापस कर दीजिए क्योंकि हम उसमें संशोधन करना चाहते हैं। तो उसी के तहत अब ये कार्रवाई हुई है। तभी मैंने आपको कहा कि सालों बाद एक उम्मीद जगी है कि शायद राज्य आंदोलनकारियों को लेकर के अब राज्य सरकार कुछ करे। आने वाले जब भी सत्र होगा उसमें विशेष इस तरीके का कोई विधेयक ला करके, क्योंकि जो तकनीकी पेचीदगियां खास तौर पर कानूनविदों की राय लेकर के उसको आगे परस्यू किया जाएगा, ताकि हाई कोर्ट में भी अगर मामला जाए या कोई चैलेंज करे तो वो एक पुख्ता अपनी तैयारी हो सके। अब इसके साथ साथ ये महिला आरक्षण वाला भी मामला जुड़ गया है, इसको लेकर भी रायशुमारी हो रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जाने का मन सरकार ने बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या संदेश आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फेवर में आता है तो सारी चीजें ठीक है, अगर फेवर में नहीं आता है तो फिर सरकार के पास विधायी ऑप्शन बचे हुए हैं, उसमें सरकार किस तरीके से आगे काम करेगी ये देखना होगा। लेकिन ये समय खास तौर पर महिलाओं के लिए और राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ा टफ है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से उन्हें छला जा रहा है, सरकार वहां पर मजबूत पैरवी नहीं कर रही है। जी 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 जी, जाहिर तौर पर ज्योत्सना, तमाम पार्टियां, चाहे उसमें कांग्रेस की बात करें, चाहे उसमें बीजेपी की बात करें, चाहे उसमें अन्य किसी दल यूकेडी की बात करें, या कोई भी दल जिसकी बहुत सक्रिय भूमिका उत्तराखंड के अस्तित्व के साथ रही है, हर पार्टी
मीडिया के सामने आकर, सैटेलाइट पर आकर, अखबारों के जरिए उत्तराखंड की महिलाओं के संरक्षण की बात करती है। लेकिन जब अपनी खुद की पार्टी की कार्यकारिणी का गठन होता है, उसमें कितनी महिलाओं को आप स्थान देते हैं? जब सरकार में कैबिनेट का गठन होता है, उसमें आप कितनी महिलाओं को स्थान देते हैं? वार्ड से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक आपने अपने खुद के घर के अंदर महिलाओं को कितना सम्मान दिया? जो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया इसलिए हम आपको 30% आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये पार्टियों की नीयत का सवाल है, सबसे बड़ी बात है। राजनीतिक तौर पर सशक्त तो महिलाओं को करना चाहते हैं पंचायतों के माध्यम से या निकायों के माध्यम से, लेकिन पार्टी की जो मेन कोर ग्रुप होता है, यानी कि जो मुख्य कार्य समिति होती है, उसमें बहुत सीमित नंबर होते हैं। आपने बहुत सही कहा। इस बार बीजेपी ने जरूर कोशिश की है कि लगभग 8 महिलाओं को मुख्य कार्यकारिणी में शामिल किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, चाहे हम उपाध्यक्ष पद की बात करें या प्रदेश मंत्री की बात करें, उसमें महिलाओं को शामिल किया गया है। ये एक अच्छा इंडिकेशन है। हालांकि आप जानते हैं कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर खास कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। यूपी में उन्होंने सीधे 50% और 40% की बात की थी, लेकिन उत्तराखंड में वो फॉर्मूला लागू नहीं हुआ। उत्तराखंड विधानसभा की विडंबना है अनुज कि 70 में से 10% महिलाएं आती ही नहीं है, जीत ही नहीं पाती हैं। बहुत मुश्किल होता है कि जब महिलाएं 10% सदन के अंदर मौजूद हों। और उससे बड़ी बात होती है कि कैबिनेट में बहुत रेयर होता है कि जब 2 महिलाएं कैबिनेट मिनिस्टर हो। मेरी जो अपनी याददाश्त है अनुज, तो मैं आपको बताऊं कि एनडी तिवारी सरकार के समय में 2 महिलाएं कैबिनेट का पार्ट थी, अमृता रावत और इंदिरा हृदयेश। इंदिरा हृदयेश अपने आप में बहुत कद्दावर नेता थी, इसलिए उनको कोई कभी स्किप कर भी नहीं सकता था। और इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी महिला नेता रही हैं जो नंबर 2 की इमेज रखती थी, यानी कि एनडी तिवारी सरकार में भी वो नंबर 2 पर थी। एक किस्म से उन्हें सुपर सीएम भी कहा जाता था उस समय। उसके बाद अगर मैं बीसी खंडूरी सरकार की बात करूं तो उनकी सरकार में भी 2 महिलाएं थी, बीना मेहराना और विजय बर्थवाल। 2 महिलाओं को उन्होंने मंत्री बनाया था। उसके अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने 2 महिलाओं को अपनी कैबिनेट में नहीं शामिल किया। जो मेरी आज तक की अपनी याददाश्त है, 2002 में पहली विधानसभा यहाँ पर निर्वाचित हुई थी, पहली निर्वाचित सरकार बनी थी, तब से अब तक अंतरिम सरकार में तो संभवतः कोई भी महिला मंत्री नहीं थी। अब आप देखिए, अब भी एक महिला मंत्री है और एक महिला मंत्री है, लेकिन एक इतिहास इस बार जरूर हुआ है कि पहली बार एक महिला को स्पीकर बनाया गया है, यानी विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ये अपने आप में उत्तराखंड का एक टर्निंग पॉइंट है। महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने का एक बहुत अच्छा संदेश इससे गया है कि रितु खंडूरी पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड में बनी है। तो इस तरीके की पार्टियों के अंदर अवधारणा हमेशा से रहती है, महिला को आगे करने में कहीं ना कहीं एक हिच रहती है। हालांकि महिलाओं को आगे करने के लिए, उनको राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए मीडिया के सामने या जो सेमिनार्स होते हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में जगह देने में, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, एक संकोच जरूर होता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहेंगे ज्योत्सना कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में यदि सरकार लेके जाती है तो पूरी शिद्दत के साथ जाए, पूरे होमवर्क के साथ जाए, पूरी तैयारी के साथ जाए और बेहद तमाम जो मजबूत तर्क हैं उनको लेके जाए, ताकि उत्तराखंड की महिलाओं का जो बेहद दुर्गम जीवन को जीती हैं, बेहद संघर्षमय उनका जीवन होता है, उन्हें आगे बढ़ने का, उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो। और यदि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय महिलाओं के पक्ष में आ जाता है तो बेहतर है, यदि महिलाओं के पक्ष में नहीं आता तो आरक्षण के अलावा भी तमाम ऐसे विकल्प खुले हैं जिसके जरिए आप राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकते हैं। और ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं और उसी उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। ज्योत्सना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत रावत नैनीताल से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com सहारा। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए किसी को